अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सॉफ्ट एजेस के एक और एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आपने प्रीवियस लेक्चर से इस्तिफ़ादा किया होगा, फ़ायदा उठाया होगा। आज लेक्चर 14 सीरीज़ में हम दोबारा ऐसे राइटिंग को कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट 3 जो है मैं आपको आज थोड़ा सा नई चीज़ें सिखाऊँगा। उनमें कुछ पुराने एसेज हैं जो CSS और दूसरे लेवल्स के ऊपर पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि सॉफ्ट एजेस को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में अपनी ओपिनियन आप नहीं देते, लाइक तो करते हैं वीडियोस, 1-2 लाइक्स ही आ रहे हैं फ़िलहाल। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय इनकरेजमेंट इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप मुझे लाइक्स भी दें और मेरी वीडियोस को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, ताकि उसके ऊपर मज़ीद वीडियोस बन सकें। तो देर करने की बजाय स्ट्रेट हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज मैं आपको जो है एक टॉपिक है, मैं आपको लिखने का तरीका सिखाऊंगा एसे का। ये 2012 का एसे था, द सफरिंग। देखें, जब भी आपको किसी ने भी आपने इन केस इफ़ यू हैव प्रीवियसली वॉच्ड सम मोर वीडियोज़ अबाउट द एसेज, तो आपको ये ज़रूर पता चला होगा कि लोग आउटलाइन बनाने पे ध्यान देते हैं। आउटलाइन इज़ वेरी नेसेसरी एंड दे आर राइट इन सेइंग दैट। आउटलाइन बनाने का तरीका अलबत्ता नहीं बताया जाता, या फिर आपसे कहा जाता है कि आउटलाइन आप खुद सोच समझ के अपनी अक्ल से इसे देखें। ठीक है जी। सो आउटलाइन बनाने का तरीका बड़ा आसान होता है। आउटलाइन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप जान चुके होंगे कि पहले इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसकी बॉडी होती है, एंड देन उसके बाद आपने लिखना होता है कंक्लूजन। ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन अगर आप ग्राफिकल देखें तो ये यूँ होती है। ठीक है। और उसके बाद ये यूँ एंड देन ये यूँ। ठीक है। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने वास्टनेस, वसअत जो होती है किसी भी टॉपिक की, उसको आपने क्या करना होता है, टॉपिक सेंटेंस की मदद से ले जाके एक पॉइंट पर आपने क्या करना होता है, सेंटराइज करना होता है। ठीक है जी। और उसके बाद आपने बॉडी लिखनी होती है। ये बॉडी होती है। बॉडी 3 से 4 पैराग्राफ्स, 5 से 6 पैराग्राफ्स, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स यू हैव टू राइट। आपने कितने नंबर का ऐसे लिखना है उसके मुताबिक आपने ख़ुद डिसाइड करना होता है कि ये बॉडी 3 से 4 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल होगी या फिर इससे ज़्यादा पर फोकस करना चाहिए। और उसके बाद ये कंक्लूजिंग पार्ट होता है, कंक्लूसिव पार्ट होता है। कंक्लूसिव पार्ट में जिस तरह से आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया था कि वसत से ले जाके एक पूरे दरिया को कूज़े में बंद करने के लिए एक पॉइंट पर मरकूज़ कर दिया था, बिल्कुल इसी मरकूज़ा पॉइंट को आपने क्या करना होता है, एक्सपैंड करके उसको जनरलाइज कर देना होता है। ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड एक तस्वीर है, शक्ल है जो कि आपने बनानी होती है थ्रू द ड्राफ्ट। ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, इनको फोकस करना होता है। तो प्रीवियस अटेम्प्ट्स की तरह मैं आपसे एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि आपने जो भी आपने टॉपिक के ऊपर लिखना है उसके कीवर्ड्स को आपने फोकस करना है। ठीक है। कीवर्ड्स कलीदी अहम तरीन वर्ड्स कौन कौन से हैं इसमें, सफरिंग सोल और साइंटिफिक एज। सफरिंग का मतलब होता है, मीनिंग के साथ साथ आपको उसके सिनोनिम्स भी आने चाहिए, ताकि उन्हीं सिनोनिम्स को आपने मुख्तलिफ अल्फाज में घुमा के उनमें से मुख्तलिफ आइडियाज़ निकाल के आप ऐसे लिख सकते हैं। सफरिंग का मतलब होता है पेन। ठीक है। डिस्ट्रेस। ठीक है जी। और उसके बाद जो है आपने और क्या लिख सकते हैं इसमें, एंजाइटी भी आप इसमें लिख सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ तरह के जो है ना अल्फाज हैं जो सफरिंग के साथ एसोसिएट की जा सकते हैं। सोल के लिए आपने कॉन्शियस यूज़ कर सकते हैं, ज़मीर आपका। ठीक है। कॉन्शियस के साथ साथ स्पिरिचुअल बीइंग आपका अंदर का इंसान, स्पिरिचुअल इनर बीइंग, स्पिरिचुअल सेल्फ, इनर बीइंग। ठीक है। ये सोल के साथ ये अल्फाज एसोसिएट कर सकते हैं आप सफरिंग। इन प्रोपोजिशन है इसलिए कीवर्ड्स में शुमार नहीं होता। साइंटिफिक एज, साइंटिफिक एज, साइंसी दौर, जिसे आप मॉडर्न एरा भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये अल्फाज हैं। इनमें अगर आपको और गौर करेंगे तो सफरिंग के लिए मैंने आपको पेन, डिस्ट्रेस बताया, एंजाइटी बताया, हार्डशिप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो सफरिंग किस किस तरह की हो सकती है। सफरिंग में आप कह सकते हैं कि ये इमोशनल भी हो सकती है, या स्पिरिचुअल भी हो सकती है, या मेंटल भी है। मतलब आप कंटेक्स्ट, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कंटेक्स्ट
एंड देन यू स्टार्ट एलेबोरेटिंग इट इन शेप ऑफ वर्ड्स ऑन द पेपर। आप पेपर के ऊपर आप किस तरह से आप इसको एलेबोरेट करते हैं, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो कंटेक्स्ट बनाना आपके अपने जहन का जहनी इख्तरा क्या बनती है वो आपने फोकस करनी है, ठीक है जी। सोल के लिए मैंने आपको बताया कॉन्शियस भी यूज़ कर सकते हैं, स्पिरिचुअल सेल्फ, इनर बीइंग, या आप यूँ कह सकते हैं कि आपकी जो इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस आपकी बॉडी के अंदर दिल में जहाँ जाके स्टोर होते हैं वो जगह भी आप कह सकते हैं सीट ऑफ इमोशंस, या कॉन्शियस ज़मीर आपको मैंने बताया, या फिर आपकी ज़िंदगी का मकसद सोल सर्चिंग, जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले एक लेक्चर में बताया था कि मोदी लेफ्ट सोल सर्चिंग, ठीक है, अंदर का एहतसाब, ज़मीर, ठीक है। साइंटिफिक एज मॉडर्न इरा हो सकती है, ठीक है। तो जैसे जैसे साइंटिफिक एज को आप यूँ कह सकते हैं कि उस दौर में जितना भी साइंसी काम हो रहा है उसके नतीजे में होने वाली तरक्की भी इस कंटेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकती है। अब जब आप ये तमाम चीज़ों पे गौर करेंगे तो आपको कुछ आइडियाज़ और जहन में आते जाएंगे। वो क्या क्या हो सकते हैं वो देखें। इसमें जो साइंस जैसे जैसे तरक्की करती जाएगी, मादियत बढ़ती जाएगी, मटीरियलिज़म बढ़ती जाएगी, ठीक है, मादियत, ठीक है। साइंस जैसे जैसे तरक्की करेगी, आप साइंसी चीज़ों को ईजाद करते करते आप आगे क्या हो जाएंगे, आइसोलेट फील, एलियनेटेड, ला ताल्लुक़ी आप फील करेंगे। मिसाल आपको देता हूँ, पहले लोग अपने बच्चों को खेल कूद के लिए गलियों मोहल्लों में भेजते थे, दूसरे घरों के बच्चे आते थे, साथ मिल के खेलते थे। बट नाउ इट इज़ ये सेंस ऑफ एलियनेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा कि हर बच्चा घर के अंदर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, बाहर खेलने से कतराता है, बाहर जाने में उसे उतना मज़ा नहीं आता जितना आपके पुराने 80s या 90s के जो दौर के जो बच्चे होंगे उनको मज़ा आता था, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपका एक बका का मसला पैदा होता है, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, बका का मसला, ठीक है। आगे बस यार कैसे ज़िंदगी चलेगी, ऐसे तो आगे नहीं चल सकते, ठीक है। और उसके बाद जो कामिल होने की जो खुसूसियत होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, फुलफिलमेंट कहते हैं, वो भी होने का एहसास, ये भी ख़त्म होता जा रहा है कि हर शख्स खुद को जो है ना कंप्लीट महसूस नहीं करता तमाम चीज़ें होने के बावजूद, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन बता दी कि ये कीवर्ड्स और फिर उनसे जुड़े हुए जो सिनोनिम्स होते हैं उनको कैसे फोकस करना है। अब अगर वन बाय वन इन चीज़ों के ऊपर देखेंगे, सफरिंग, सोल, साइंटिफिक एज, पेन, कॉन्शियस एंजाइटी, कॉन्शियस ज़मीर, स्पिरिचुअल सेल्फ, इन अल्फाज के ऊपर खेलते हुए आप मुख्तलिफ़ पैराग्राफ्स आप बना सकते हैं। अब कैसे बनेंगे, मैं उसका थोड़ा सा आपको गाइडलाइन, आप उसको खाका बना के दिखा देता हूँ। तो बात ये चल रही थी कि ये तो हमारा एक बिल्डिंग बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए था, वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू मेक अप अ बिल्डिंग, एंड हम बिल्डिंग क्या बना रहे हैं, एसे की बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ऐसे की बिल्डिंग बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए था वो ये है। अब हम इनको एक जगह जमा करेंगे। जमा करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इन तीन चीज़ों को फोकस करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब पहले इंट्रोडक्शन को फोकस करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आप लिख सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन में अब चूँकि टॉपिक की मुनासबत से आपने डेफिनेशन लिखनी होगी। किसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि साइंटिफिक एज है क्या, ठीक है, साइंटिफिक एज क्या है, ठीक है। इसमें आप क्या कह सकते हैं, इरा ऑफ रैपिड चेंज, ठीक है। किस लिहाज से, टेक्नोलॉजिकल हिसाब से और साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिहाज से, ठीक है। ये आपकी एक चीज़ हो गई। उसके बाद इसी इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर आप क्या बता सकते हैं, इसके बेनिफिट्स बताएं कि इस तरक्की के नतीजे में हमें क्या क्या फ़वाइद मिले हैं, ठीक है। आपने एक्नॉलेज करना है कि कौन कौन से फ़वाइद मिले हैं जनाब। कम्युनिकेशन हमारी स्ट्रॉन्ग हुई है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हमारा बेहतर हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा कंफर्ट लेवल बढ़ा है, जो जो चीज़ें एयर कंडीशंस हो गई, गाड़ियाँ हो गई, जदीद तरीन गाड़ियाँ हो गई, और मेडिसिन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंसान के लिए, जो इंसान सबसे अपने लिए बेहतरीन चीज़ समझता है साइंसी दौर में, वो मेडिसिन, मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज हो गया। ये फ़वाइद हैं। एक्नॉलेज द बेनिफिट्स इन दीज फील्ड्स।
ठीक है। और इसका तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, अब आपका जो पैराडॉक्स स्टार्ट होता है ना, कि इन तमाम चीज़ों होने के बावजूद, ये तमाम चीज़ें हमारे पास दस्तयाब होने के बावजूद हमारा जो अंदर है वो खोखला होता जा रहा है, खुशी महसूस नहीं हो रही। तो इसे क्या कहते हैं, डिलेमा। डिलेमा के लिए आप पैराडॉक्स का अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि साइमल्टेनियसली एक बैक वक्त अगर आपको किसी चीज़ के फ़वाइद मिलते हैं तो साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस या साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो उसमें आप फ़ैसला नहीं कर पाते क्या कि इस चीज़ को अच्छा कहें या बुरा कहें। तो यू आर स्टक इन डिलेमा या यू फेस द पैराडॉक्स। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया या ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई, जो आपने इसी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर, लास्ट पैराग्राफ के अंदर आपने लिखना होगा कि आपका पैराडॉक्स क्या है। सो यू हैव टू प्रेजेंट द पैराडॉक्स। Despite material progress, the soul suffers। अब सोल क्यों, क्योंकि आपका टॉपिक इसी चीज़ के ऊपर बना है, सोल सफर्स। ठीक है, ये आपका हो गया आर्गुमेंटेटिव पॉइंट, दलील जिस पे आपने खड़ी करनी है अपने एसे की, वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आपका आता है सेकंड पार्ट, यानी बॉडी। ठीक है, बॉडी में आपने क्या क्या चीज़ों को फोकस करना है। पहले बेनिफिट्स बताएंगे कि साइंटिफिक इरा या मॉडर्न इरा के बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स में आपने क्या क्या चीज़ें ली थी, मेडिसिन लिया था, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लिया था, कम्युनिकेशन लिया था। मेडिसिन की वजह से आप ये कह सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो आपकी बढ़ गई है, हैज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, लोगों की ज़िंदगी बढ़ गई है पहले के मुकाबले में। पुराने दौर में लोग मर जाते थे जल्दी, मुख्तलिफ़ बीमारियों की तशख़ीस नहीं होती थी, तो उन बीमारियों की ना सिर्फ तशख़ीस हो रही है, उनका इलाज भी दरियाफ़्त हो चुका है। लाइक यू माइट हैव सीन सम फेसबुक पोस्ट्स कि आजकल जो है टाइप 2 डायबिटीज़ को जो है रिवर्स करने का चाइनीज़ ने तजर्बा किया है, वो कामयाब भी हो गया है। और इसी तरह से एक और न्यूज़ सामने आई थी कि जो आँखों का इलाज कराते हैं, मोतिये वगैरह का, बीनाई का, तो उनकी बीनाई वापस लाने के लिए भी नई मेडिसिन ईजाद हुई है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज्ड इन मैनी वेज, यू कैन एक्सप्लेन। अब ट्रैवल के लिए बुलेट ट्रेन्स हो गई जनाब, लेविटेटिंग ट्रेन्स हो गई, और दीगर ज़राए हो गए जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। घंटों का फासला मिनटों में और दिनों का फासला घंटों में तब्दील होता जा रहा है। इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो रही है आपकी। ठीक है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन, सॉरी मिस्टेक अगर स्पेलिंग में हो गई हो जल्दी लिखने के लिए तो माजरत। और इसके साथ साथ आप लग्जरीज़ का जिक्र कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ गैजेट्स आपके लिए ईजाद हो रहे हैं, सॉरी, ठीक है, मुख्तलिफ़ गैजेट्स ईजाद हो रहे हैं। पहले हाथ से मसाला पीसते थे, अब मसाला पीसने और कटिंग के लिए कई इस तरह के गैजेट्स आपको दराज वगैरह पे भी नज़र आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हो गए। उसके बाद बॉडी के अंदर ही दूसरा पार्ट क्या है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद आजकल लोग जो हैं वो कंटेंट महसूस नहीं कर रहे, मुतमईन महसूस नहीं कर रहे, खुश महसूस नहीं कर रहे। तो ये पहला जो पार्ट हो गया, पहला पैराग्राफ हो गया बॉडी का, वो पॉजिटिव हो गया। दूसरा हो गया नेगेटिव, यानी आपने पॉजिटिव के साथ आप नेगेटिव भी पेश कर रहे हैं। ठीक है, निगलेक्टेड सोल। ठीक है, सोल इसलिए क्योंकि आपके टाइटल के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। साइंस ये तो बताती है कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, कैसे, सॉरी, साइंस एक्सप्लेन्स हाउ, ठीक है, बट नॉट वाई। ठीक है, ऑफ लाइफ। ठीक है, साइंस अभी तक जो है वो साइंस को फॉलो करने वाले बेशतर जो इंटरनेशनल लेवल पर आप देखेंगे कि देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक ट्रेडिशंस बट दे डोंट फॉलो द रिलीजन। ठीक है, तो उनका रिलीजन को फॉलो ना करने की वजह से उनका एक जो ज़िंदगी का बैलेंस है वो बिगड़ चुका है। बिगड़ जाने की वजह से वो ख़ुद को निगलेक्टेड फील करता है। ठीक है जी, अंदर उसका खाली खोखला हो चुका है। ठीक है, ठीक है, या आप इसको हॉलोनेस भी कह सकते हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था कि जितनी आपकी विकेबलरी होगी उतना ही आप इसको आपके बनाए हुए क्या जस्ट रायते को फैला सकते हैं। ठीक है जी,
और इंटरनेशनल लेवल पर जो जितना तरक्की याफ्ता मुल्क है वो उतना ही वहाँ पर रिलीजन डिक्लाइन पे है, सॉरी, डिक्लाइन ऑफ रिलीजन, ठीक है। जो जितना तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो जितना खुशहाल मुल्क है, वहाँ पर रिलीजन डिक्लाइन पे जा रहा है। तो ये साइंस के वो सवाल हैं जो अभी तक वाई नहीं मिले हमें, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ हम फोकस करेंगे, सॉरी, बॉडी के अंदर ही तीसरा पैराग्राफ होगा कॉजेस ऑफ सफरिंग, कि कॉज क्या हो सकते हैं, कि इनको आप फोकस करें, सॉरी, ठीक है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मशीनों के ऊपर इन्हिसार करना स्टार्ट कर दिया है, हड हराम हो चुके हैं। जो पहले ख़वातीन हाथ से मसाले पीसती थी वो आज ग्राइंडर चॉपर्स में काम कर रही हैं। जो पहले हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते थे वो आज हम लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, एस्केलेटर से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और मटीरियलिज़म बढ़ गई है हमारी, मादियत पसंदी, हर चीज़ जो नया आइटम मार्केट में आता है वो हम ख़रीदने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉन्ड्स जो हैं वो रिप्लेस हो चुके हैं, रिश्तेदारियाँ ख़राब हो रही हैं या हमसे रिश्ते दूर हो रहे हैं। वैल्यूज़, चूँकि रिलीजन से दूरी हो रही है तो वैल्यूज़ जो है वो हमारी जो इंसानी इक़दार हैं या समाजी इक़दार हैं, ख़ानदानी इक़दार हैं, पुराने दौर के बच्चे शाइस्ता, नफीस और इस तरह के जो दूसरे रहनुमा उसूल थे या जिन्हें आप जो है अक़वाल ज़री कहते थे, आज के बच्चे का इन तमाम चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आता। तो वैल्यूज़ हैव बीन ऑन डिक्लाइन, ठीक है। तो इसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है, ज़हनी तनाव, ठीक है, डिप्रेशन इससे फैलता है। तो उसके बाद वाई का मैंने आपसे बताया कि एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जो हैं वो साइंस इग्नोर करती जा रही है, ठीक है जी। ठीक है, तो ये कॉजेज़ हैं इस सफ़रिंग के। अच्छा, उसके बाद चौथा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छा ठीक है, पहले आपने पॉजिटिव बताया, फिर नेगेटिव बताया, कॉजेज़ बताया, अब आपने क्या बताया कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। मसाइल तो बता दिया आपने, सोल्यूशन भी बताना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों का कि सोल्यूशन क्या है इसका, ठीक है। सोल्यूशन क्या है? नीड ऑफ बैलेंस इन लाइफ। आप में से कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो मुझे सिंध से देख रहे हैं, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो मुख्तलिफ़ अज़ला से पाकिस्तान के देख रहे होंगे। तो सिंध में एक रीडिंग टेक्स्ट था इंटरमीडिएट की बुक में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक राइटअप था द वर्ल्ड एज आई सी इट के नाम से। द वर्ल्ड एज आई सी इट में एल्बर्ट आइंस्टाइन, डेस्पाइट बीइंग अ वेरी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, आईक्यू लेवल इतना बड़ा होने के बावजूद, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना है कि अपने बच्चों को साइंस की तालीम तो दें ही दें, ये उनका लाजमी जुज़ है उनकी एजुकेशन का, बट उनको रिलीजन से दूरी इख्तियार ना करने दें, रिलीजन की तालीम भी दें। वजह क्या है कि एक पलड़े के अंदर आप सारा वज़न डाल देंगे तो दूसरा पलड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का मकसद भी यही था कि आप ना सिर्फ अपने बच्चे को साइंस की तालीम दें बल्कि दूसरे पलड़े में रिलीजन का वज़न भी रखें, ताकि साइंस जहाँ पर बिगाड़ पैदा करे वहाँ पर रिलीजन उसको बिगड़ने ना दे। तो सॉल्यूशन, देयर इज़ अ नीड ऑफ बैलेंस इन लाइफ, ठीक है। साइंस शुड सर्व ह्यूमैनिटी, नॉट डोमिनेटेड, उसको ग़ुलाम ना बनाए, ठीक है। ये बैलेंस है, ठीक है। रिलीजन भी होना चाहिए आपकी एजुकेशन में, और जनाब फ़लसफ़ा भी होना चाहिए, और जो है आर्ट भी होना चाहिए। ये सब देखें, अगर इन केस आप में से कुछ लोग जो सिंध में से CSS अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए तो मैंने आपको बता दिया था कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या, आप उसको पढ़ें तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि रिलीजन के साथ साथ किस तरह से फ़िलासफ़ी, आर्ट जो है फोक उसकी एडवोकेसी कर रहा है वो, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्चरिंग, कंपैशन, सिला रहमी जो है अपने दिल में ज़रूर रखें कि सामने वाला अगर कोई तकलीफ़ में है तो उसकी बढ़ के आगे
मदद करें। तो ये सॉल्यूशन के पार्ट में आ जाएंगे, यानी यू कैन राइट बॉडी पार्ट के अंदर अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखें आप एक पैराग्राफ ये हो जाएगा, अच्छा खासा पैराग्राफ हो सकता है, दूसरा पैराग्राफ ये हो जाएगा, ठीक है, एंड देन तीसरा पैराग्राफ ये हो जाएगा और चौथा पैराग्राफ ये हो जाएगा। सो यू हैव इनफ मटेरियल टू राइट ऑन यूजिंग दीज पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आती है कंक्लूजन की बारी, थर्ड पार्ट है, ठीक है। कंक्लूजन की बारी आती है। कंक्लूजन में आपने क्या क्या करना होता है, वही बात है कि आपने सारे एक जगह जमा किए हुए आइडियाज़ को फैला के एक वास्ट आइडिया बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे, तो आपने पहले तो अपना डिलेमा जो था उसको दोबारा बयान करना है, रीस्टेट द डिलेमा, द पैराडॉक्स, ठीक है। इतनी तरक्की होने के बावजूद क्यों मसाइल पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या क्या लिखेंगे, ग्रेट साइंटिफिक प्रोग्रेस, बट सोल इज स्टिल सफरिंग, ये आपका ये पैराडॉक्स हो गया, ठीक है। एक लाइन आपकी, एक सेंटेंस ये हो गया। रीस्टेट योर पैराडॉक्स के बाद आप आ जाएं कि सच्ची तरक्की के लिए, ट्रू प्रोग्रेस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होगी। ट्रू प्रोग्रेस रिक्वायर्स हार्मनी, बैलेंस, ठीक है, बिटवीन मादियत पसंदी एंड स्पिरिचुअल नीड्स, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपने बैलेंस करके क्या करना है, फैला देना है, क्योंकि अ बैलेंस्ड लाइफ कैन हील द सफरिंग सोल इन साइंटिफिक एज, ठीक है। तो ये इस तरह से आप करके आइडियाज़ को, अब देखें इसमें मैंने आपको नया वर्ड क्या बताया, हार्मनी, हार्मनी कह सकते हैं हम आहंगी, हार्मनी मीन्स हम आहंगी, ठीक है। मैंने अपनी लेक्चर सीरीज़ इसलिए वोकैबुलरी से स्टार्ट की थी ताकि आप वोकैबुलरी को जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक ऐसे राइटिंग के लिए जो ज़रूरी वर्बोसिटी है, या जिसे आप सिनोनिम्स कह सकते हैं, ये कलेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने दिमाग में। इन केस इफ़ यू आर अनेबल टू डेवलप अ सेट ऑफ वर्ड्स इन शेप ऑफ सिनोनिम्स, तो आपके लिए ऐसे लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो बिफोर जंपिंग ओवर टू राइटिंग एन ऐसे, इट इज़ नेसेसरी कि आप जो है वो सिनोनिम्स वोकैबुलरी को अपने डेवलप करें। वोकैबुलरी डेवलप करने के साथ साथ आपके रीडिंग स्किल्स अगर बेहतर होंगे तो आपके राइटिंग स्किल्स ही बेहतर हो सकते हैं, अदरवाइज़ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत उसमें हार्ड वर्क ज़्यादा लगेगा और उसमें आपको मुश्किलात बहुत ज़्यादा पेश आएंगी, ठीक है जी। तो ये आपका एक नया टॉपिक था आज के लिए। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखवाना चाहते हैं, उसकी आउटलाइन आपको नहीं बनाना आती, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको उसकी आउटलाइन बनाना सिखाऊंगा, उसके सिनोनिम्स भी मैं आपको बताऊंगा और इस तरह से हमारी कोशिश मिल के आगे चलती रहेगी, ठीक है। अगर आपको ये पूरा ऐसे लिखवाना है, आप चाहते हैं कि ये पूरे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर ऐसे भी लिख के दिखाएं, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लिख के भी दिखा सकता हूं। आप अगर चाहें तो मुझे इस फरमाइश के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे फरमाइश कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ये पूरा ऐसे इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर दोस्तों के लिए लिख के पेश भी कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई वोकैबुलरी के साथ, नए टाइटल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।